हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। आज हम अपना स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में आएगा। आज पहला पार्ट है जिसके अंदर हम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग जो है, आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लेना और इसके अंदर साथ साथ पढ़ते चलोगे तो आपको सब आसान लगेगा। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन निकलना थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है। मेंस के बहुत सारे फोल्डर पॉइंट आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आप अपनी बुक ओपन करके वहां से चीजों को समझते रहिए। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए एज इट इज स्लाइड्स मैंने वीडियो में ही डाल दी है। सबसे पहली हेडिंग आपकी बुक में होगी फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिजायर फॉर रिफॉर्म। वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने भारतीयों के अंदर ये डिजायर भर दी, ये इच्छा भर दी कि हमको समाज के अंदर रिफॉर्म लाने हैं। ये केवल सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म नहीं थे, ये बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म भी थे। धर्म के अंदर भी बहुत सारे बदलाव थे, इसलिए नाम दे रहे हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। रिफॉर्म्स इकोनॉमिक भी आए थे, पॉलिटिकल भी आए थे, लेकिन ये पर्टिकुलर चैप्टर सोसाइटी के और रिलीजन के रिफॉर्म्स की बातें करते हैं। ये रिफॉर्म्स की कहानी कहां से शुरू होती है देखना। 1810 के आसपास। सबसे पहले तो देखो, जब 1600 में जब ब्रिटिशर्स भारत आ रहे हैं, या उससे पहले 1498 में जब पोर्टुगीज का भारत के अंदर आना शुरू हुआ, तो पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स या जितनी भी यूरोपियन नेशंस आ रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम भारत के अंदर रहेंगे, लेकिन भारतीयों के समाज में, भारतीयों के सोसाइटी में कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने सोसाइटी के अंदर बदलाव किया तो भारत इतनी कल्चरल रिच कंट्री है कि ये लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमको यहां पे नहीं रहने देंगे। तो ये डिसीजन ब्रिटिशर्स का भी था। लेकिन जैसे जैसे 1757 में प्लासी के बैटल के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आने लगी, तो धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए, रिफॉर्म्स या फिर बदलाव लाने शुरू कर दिए। जैसे 1810 के बाद ये बदलाव ने और भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, यानी बहुत सारे सोसाइटी के अंदर बदलाव आने लगे। तो अब होता क्या है, 1857 का जब रिवोल्ट होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट समझा, 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ये हो गया, कहीं ना कहीं हमने रिलीजियसली भी इनको परेशान किया, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने बहुत सारे रेवेन्यू पॉलिसी लेके आए, हमने यहाँ के राजाओं को परेशान किया, यहाँ के किसानों को परेशान किया। मिलिट्री के अंदर आप देखोगे बहुत सारे सोशो रिलीजियस वजह थी रिवोल्ट की, जैसे बीफ वाला इशू हुआ था, जैसे समुद्रों को पार करने वाला इशू हुआ था। बहुत सारे एक्ट जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, प्रीवियस सेशन में पढ़े हैं, बहुत सारे एक्ट ब्रिटिशर्स लेके आते हैं, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह होता है। अब इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को यह बात समझ आ चुकी थी कि हमको इनकी सोसाइटी के अंदर कोई भी रिफॉर्म नहीं करने हैं। अगर हम भारत में रहना चाहते हैं तो हमें इनकी सोसाइटी के अंदर बड़े बदलाव नहीं करने, नहीं तो ये हमें यहाँ पे नहीं रहने देंगे। लेकिन 1857 के बाद आप ये देखोगे, जब 19th सेंचुरी आती है, जब 19th सेंचुरी शुरुआत होती है, तो 1857 तक बहुत सारे मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, बहुत सारे मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया इन चीजों से रूबरू हो चुके थे। बहुत सारी मिडिल क्लास इस चीज से रूबरू हो चुकी थी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स यूरोप के अंदर अपना काम करते हैं, यूरोप के अंदर इनके काम करने का तरीका क्या है। मिडिल क्लास लंदन जा चुकी थी, ब्रिटेन जा चुकी थी मिडिल क्लास। वहां पे इन्होंने देखा ये अपने लोगों को इतनी सारी आजादी, इतने सारे रिफॉर्म लाते रहते हैं सोसाइटी के अंदर। यहाँ पे सारे लोग साइंस की बातें करते हैं, कोई रिलीजियस सुपरस्टिशन में नहीं फंसता है। लोगों ने देखा यहाँ पे ये लोग हर तरीके के हक, हर तरीके के राइट्स अपने लोगों को दे रहे हैं। तो यही ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आ रहे हैं तो ये यहाँ के लोगों को राइट्स क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, और यहाँ के लोगों को भी, कुछ कुछ लोगों को ये समझ आने लग जाता है कि ये ब्रिटिशर्स जो सोशल रिफॉर्म करना चाहते हैं ये हमारे लिए अच्छे हैं। रैशनैलिटी की सोच पनपने लग जाती है, ह्यूमैनिज्म, ह्यूमन ग्रोथ की बात लोगों के सामने आने लग जाती है कि हमको जो करना है मानव की उत्पत्ति के लिए करना है, मानव के विकास के लिए करना है, ह्यूमैनिज्म के लिए करना है। हमको अपनी सोच जो है वो रैशनल बना देनी चाहिए। इस तरीके से आप देखोगे जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसके अंदर मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया का एक बहुत बड़ा हाथ आपको देखने को मिलेगा।
1857 के बाद ब्रिटिशर्स अब कोई सोशल रिफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने जो काम पहले किए हैं इतने सालों तक भारत में, यहाँ पे लोगों के अंदर वो बातें आ चुकी है। अब ब्रिटिशर्स को बदलाव की जरूरत नहीं है, बदलाव के लिए ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है, इंडियंस खुद ही अब अपने बदलाव करना चाहते हैं। जैसे आप देखोगे राजा राम मोहन रॉय, जैसे आप देखोगे ईश्वर चंद विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास या मैं कहूँ बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मिस्ट थे जो अब भारत में बदलाव चाहते, क्योंकि वो लोग ब्रिटेन में जाके पढ़ाई कर चुके हैं, उन्होंने देख लिया कि एजुकेशन में क्या ताकत है, बहुत सारी चीजें उन्होंने अनुभव की जो फॉरेन में तो मिल रहा है लेकिन भारत के अंदर नहीं मिल रहा। तो वो लोग भी अब रैशनल सोच बनाएंगे, वो लोग भी अब मानवता ह्यूमैनिज्म की बातें करेंगे और इस तरीके से रिफॉर्म की डिमांड भारत में उठती है। ये बातें आपको यहाँ पे दिख रही है कि जब 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे एक अलग से एनलाइटनमेंट होता है, यानी कि नव चेतना आती है, लोगों को नया एक्सपोजर मिलता है, लोगों में नई चेतना नई जागरूकता आती है कि हम लोगों को भी इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। रीअवेकनिंग आती है या मैं कहूँ रिनेशा आता है, यानी कि पुनर्जागरण। लोगों को समझ आता है कि जितने भी हम जो ये सुपरस्टिशन करते हैं, जो ये धर्म की बातों में हम सिर्फ धर्म में पड़े रहते हैं, ये चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है, तो लोगों के अंदर नव चेतना रीअवेकनिंग आती है, लोग जागते हैं कि हमको भी रैशनल थिंकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के रिफॉर्म्स ने, अंग्रेजों के कानून ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया, लेकिन एक तबका सोसाइटी का, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, एक सोसाइटी का तबका ऐसे भी था, ये स्पेशली बंगाल रीजन से आएंगे और आप देखोगे ये सोसाइटी का ऐसा तबका था जो ब्रिटिशर्स को अच्छा मान रहे हैं क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स के ये सोसाइटी के बदलाव कुछ लोगों को पसंद आने लगे। 1857 के बाद ब्रिटिशर्स तो मना कर देंगे कि हम बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन अब भारतीय ये डिमांड करने लग जाएगा कि हमको बदलाव चाहिए। समझ गए? अब देखो इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इस पैराग्राफ में आपकी बुक में सिर्फ इतनी सी बात कह रखी है कि भारत में ब्रिटिशर से पहले भी बहुत सारी शक्तियां आई थी। जैसे आप देखोगे मुगल लोग हैं, वो भी भारत में बाहर से ही आए हैं, लेकिन जितनी भी शक्तियां भारत में आती थी वो भारत के सुपीरियर कल्चर को अपनाती थी, वो भारत को अपना घर बना के रहती थी कि अब हमारा देश भारत है और हम भारत के लिए ही सब काम करेंगे। भारत के लोगों से जो टैक्स लिया जाता था वो भारत के लोगों पे ही खर्च होता था। लेकिन जो ये ब्रिटिशर्स लोग थे ये सिर्फ ट्रेड के पर्पज से आए थे, इनको भारत के अंदर बहुत बड़ी मार्केट दिखाई दे रही थी कि हमारा रॉ मटेरियल हमको यहां से मिल जाएगा और जो फिनिश्ड गुड हम बनाएंगे वो भारत में की मार्केट में हम लोग बेच सकेंगे, जिससे हमको इकोनॉमिक फायदा होगा। यानी कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने कभी भारत को स्वीकारा ही नहीं, इन्होंने कभी अपनाया ही नहीं भारतीयों को। ये लोग हमसे टैक्स लेके ब्रिटेन का भला कर रहे थे, भारतीयों के ऊपर वो खर्चा नहीं किया। इस तरीके से जो पहले शक्तियां भारत के अंदर आती है और जो ये ब्रिटिशर्स लोग आते हैं, दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। समझ रहे हो? इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल क्या है इस पैराग्राफ में यही दे रखा है कि जितने लोग पहले आते हैं, जो अर्लियर इन्वेडर्स थे, वो इंडिया के सुपीरियर कल्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ये लोग भारत के अंदर कुछ और तरीके से बर्ताव करते हैं और यही ब्रिटिशर्स यूरोप के अंदर एनलाइटेंड की बात करते हैं, एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। ये लोग वहां पे रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, लॉज की बातें करते हैं, साइंटिफिक आउटलुक की बातें करते हैं। लेकिन भारत के अंदर यहाँ पे ये लोग एक सोसाइटी के अंदर बदलाव भी नहीं कर रहे हैं, यानी ये लोग हमको उतने अधिकार नहीं दे रहे जितने अधिकार यूरोप के अंदर इन ब्रिटिशर्स की डिमांड है। तो इसके अंदर ये पैराग्राफ के अंदर ये बात बताई हुई है। इसके बाद सोशल कंडीशंस राइप फॉर रिफॉर्म। कौन कौन सी ऐसी सोशल कंडीशंस थी जिसने सुधारों को और ज्यादा परिपक्व बना दिया, और ज्यादा राइप यानी कि पका दिया कि अब तो रिफॉर्म करने ही पड़ेंगे। भारत के अंदर कौन कौन से रिलीजियस और सोशल इल्स थे, ये वाला पैराग्राफ इस बारे में बात करता है। भारत के अंदर मेनली, वैसे तो हर धर्म के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे, लेकिन जो हिंदुइज्म के अंदर लोग थे, जो हिंदुत्व के लोग थे, वो रिलीजियस सुपरस्टिशन में ज्यादा फंस जाते हैं। ये लोग सुपरस्टिशंस बातें करते हैं, मैजिक्स, जादू टोने टोटके, इन लोगों में फंस जाते हैं। यानी ये लोग साइंस के बारे में नहीं सोच रहे। भारत की सोसाइटी में आइडोलेट्री परफॉर्म होती थी, यानी कि मूर्ति पूजा होती थी, और पॉलीथिज्म परफॉर्म होता था। पॉलीथिज्म क्या होता है? बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखना।
जैसे आज भी आप देखोगे हनुमान जी हैं, किसी के कोई कहता है कि कृष्णा है, कोई कहते हैं दुर्गे मैया है, यानी कि पॉलीथिज्म आज भी है भारत में, कोई एक भगवान नहीं है, पॉलीथिज्म है। उस समय भी ये पॉलीथिज्म था, ठीक है। तो कौन कौन से रिलीजियस और सोशल इल्स भारत के अंदर पनप रहे थे, ये वाला टॉपिक इस बारे के बाद में बात करता है। यानी कि जो हिंदुइज्म है वो मैजिक, सुपरस्टिशन, रिलीजियस बिलीफ और आइडोलेट्री और पॉलीथिज्म को प्रैक्टिस करता है। फिर पोजीशंस क्या थी विमेन की क्या पोजीशन थी? आप देखोगे सती प्रथा बहुत ज्यादा फैल रहा था, और ये सती प्रथा हायर क्लास के अंदर ही होता था। यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्हीं के अंदर ही जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी बीवी को, यानी जो विडो हो गई है, उसको भी चिता पे बिठा दिया जाता था कि तुझे भी इसी के साथ जन्म में मरण में आपने कसम खाई है कि आप अपने पार्टनर का साथ दोगे तो आपको मृत्यु के दौरान भी इसी के साथ ही जाना होगा। ये सती प्रथा होती थी, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने हर शास्त्र के अकॉर्डिंग एक मर्डर ही कहा है कि ये मर्डर है, चाहे आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लो। और कौन कौन सी बुरी बातें विमेंस के लिए थी जो विमेंस को डिप्रेस करती थी? फीमेल इन्फेंट्स की गर्भ में ही मृत्यु कर दिया जाता था, जैसे कि जो मतलब लड़कियों और लड़कों में भेदभाव बहुत ज्यादा था, फीमेल इन्फेंट्स की हत्या होती थी, चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा था उस समय, ठीक है। पॉलीगैमी बहुत ज्यादा थी। पॉलीगैमी क्या होता है? एक ही पुरुष 4-5 महिलाओं से विवाह कर रहा है। कुलीनिज्म बहुत ज्यादा था। कुलीनिज्म क्या होता है? कुलीनिज्म होता है एक वृद्ध व्यक्ति छोटी बच्ची से शादी कर रहा है, ठीक है। अब उसके साथ कैसे जिंदगी बिताए? वृद्ध व्यक्ति छोटी बच्ची से शादी कर रहा है, छोटी उम्र की लड़की से शादी कर रहा है, इसको कुलीनिज्म कहते थे, जिसमें विमेंस के अधिकार सारे मर जाते थे, ठीक है। सती प्रथा होती थी, और बहुत ज्यादा जो महिलाएं इस सती प्रथा से बच के निकलना चाहती थी उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता था। तो इस तरीके से विमेंस की पोजीशन यहाँ पे थी। आप देखोगे चाइल्ड मैरिज, बालिका वधू नाम का सीरियल भी आता था, आपने देखा। पॉलीगैमी क्या है? एक ही पुरुष बहुत सारी महिलाओं से विवाह कर रहा है। और ये जो बातें थी ना, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जगह देखी जा रही। क्रिश्चियनिटी में इतनी नहीं थी, लेकिन बाकी जगह बहुत ज्यादा ये चीजें थी। कास्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी सोसाइटी के अंदर। कास्टिज्म बहुत हद तक फैला हुआ था। लोगों को उसकी कास्ट से पहचाना जाता था, और कास्ट को और वर्क को एक कर दिया जाता था कि कुम्हार है तो यही काम करेगा, ठीक है, या कोई सुनार है तो यही काम करेगा। सोसाइटी के अंदर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, अछूत समझा जाता था। सॉरी, चार वर्गों में सोसाइटी को बांटा हुआ था, आपको पता है। क्षत्रिय वर्ग होता था, ठीक है, वैश्य वर्ग होता था, शूद्रा वर्ग होता था, शूद्राज होते थे। इस तरीके से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा अलग अलग क्लास बांट दी लोगों की। शूद्रा लोगों को बहुत ज्यादा नीच समझा जाता था और इन लोगों को अनटचेबल मानते थे। ब्राह्मण सबसे कुलीन वर्ग के लोग माने जाते थे, यानी इनको सबसे ऊंचा माना जाता था। और ये ब्राह्मण लोग इन शूद्रास के लिए अलग बेथिंग घाट बनाते थे, मतलब नहाने का स्थान अलग, खाने पीने का स्थान अलग, इनकी प्रैक्टिसेस अलग, सब कुछ इनको बिल्कुल अलग समझते थे। और हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर ये प्रैक्टिसेस ज्यादा होती थी। यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनटचेबल, कास्टिज्म बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर फैला हुआ था, जिससे ह्यूमन डिग्निटी को खराब किया जाता था। बहुत ज्यादा रिजिड कास्ट सिस्टम था। कोई एक कुम्हार का बच्चा अगर पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसको उस चीज की परमिशन नहीं थी, ठीक है। तो कास्ट प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा थी सोसाइटी में। अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर था उसको अपोज किया जाता था, उसके खिलाफ बातें होती थी। जब कॉलोनियल रूल भारत में फैलता है तो उन्होंने अपना कॉलोनियल कल्चर डिससेमिनेट यानी कि फैलाने की कोशिश की, और हमारे कल्चर को डोमिनेट करने की कोशिश की, हमारी आइडियोलॉजी को डोमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। 19th सेंचुरी में एक नव चेतना आती है। 19th सेंचुरी में एनलाइटनमेंट मिलता है लोगों को। लोग बात करते हैं कि अब हमें भी साइंटिफिकली चीजों को सोचना चाहिए। धर्म को और साइंस को जोड़ के देखा जाने लगा। रैशनैलिटी प्रमोट होती है 19th सेंचुरी। तो वेस्टर्न कल्चर को अपोज किया जाता था भारत में। अब होता क्या है? एनलाइटन इंडियंस में, यानी कि जो भारतीय पढ़ाई कर चुके हैं, जो भारतीय एजुकेशन का एक्सेस ले चुके हैं, उनके अंदर अवेयरनेस जगती है। द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डिफीट बाय अ फॉरेन पावर गेव बर्थ टू अ न्यू अवेकनिंग।
क्या कह रही है ये लाइन? ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर इतनी ज्यादा वीकनेस थी, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे सोशल कल्चर स्ट्रक्चर के अंदर इतनी ज्यादा वीकनेस थी कि थोड़े से फॉरेनर्स ने, हैंडफुल फॉरेनर्स से पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ऐसी क्या वजह थी कि थोड़े से फॉरेनर भारतीयों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं? वजह थी हमारे समाज की वीकनेस, हमारे कल्चर की वीकनेस, ऐसा स्पेक्ट्रम कहती है। सम इंग्लिश एजुकेटेड बंगाली यूथ, कुछ अंग्रेजी में पढ़े हुए जो बंगाली के यूथ थे, बंगाल के जो यूथ थे, उन्होंने हिंदू रिलीजन कल्चर को छोड़ने की बातें की। वो क्रिश्चियनिटी की तरफ ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। यानी कुछ पढ़े लिखे युवक जो अब ब्रिटेन जा चुके थे, वहां से पढ़ाई करके आ चुके थे, उनका एक्सेस ले चुके थे, वहां का और यहाँ का डिफरेंस समझ चुके थे, वो अब कुछ सोशल प्रैक्टिसेस को त्यागते जा रहे थे। जैसे, और उनकी सोशल प्रैक्टिसेस जिनको उन्होंने छोड़ा है, उससे हिंदू सेंटिमेंट्स को आहत हो रहा था, हिंदू सेंटिमेंट्स को नुकसान हो रहा था, यानी कि उनको चोट लग रही थी दिल में। जैसे कुछ बंगाली यूथ ने वाइन पीना शुरू कर रहा है, ईटिंग बीफ, ये सब हिंदू धर्म के अंदर नहीं आता है। लेकिन जब लोग एजुकेशन का एक्सेस ले चुके हैं तो उनको भी बदलाव की जरूरत फील होती है। और ब्रिटेन में जा रहे हैं, आपको पता है वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो वाइन वहां पे एक शौक नहीं है, वाइन वहां पे जरूरत है, बीफ वहां पे जरूरत है। जब भारत के युवा पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं तो उनको भी वो वाइन या बीफ की जरूरत पड़ी, और जिससे धीरे धीरे सोसाइटी में अब रिफॉर्म्स की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग एनलाइटेंड हो रहे थे। ये ऐसे कहता है दैट फैक्टर सच एज, अब देखो क्या होता है, यहाँ के जो युवा है, इन्होंने यहाँ पे सदा क्या देखा है? फेमाइन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा है कि राजा हमको कुछ करने को कह रहा है और हमने वो किया। फिर एक समय आता है राजा की जगह ब्रिटिशर्स ने ले ली और हमको इन ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ा। ऐसी हार्श रेवेन्यू पॉलिसी बनी हुई है कि किसान तो अपनी जान देके भी खुद का पीछा नहीं छुड़वा पा रहा है। ये लोग जब ब्रिटेन में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ये लोग डॉक्टर, लॉयर, इन सब चीजों की जब पढ़ाई करते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझ आने लगता है। ये देखते हैं कि ये ब्रिटिशर्स लोग भारतीयों को भारत में कोई हक देते ही नहीं, जबकि ब्रिटेन में इनको इतने सारे राइट्स मिले हुए हैं। तो ये तो दोगलापंती है, यानी कि ये तो टू फेसेस दिखा रहे हैं। इंडिया में कुछ हो रहा है और ब्रिटेन में कुछ हो रहा है। अपने लोगों को इतने राइट्स दिए हैं और इंडियंस को कोई राइट्स दे ही नहीं रहे हैं। तो इससे इनके दिल में नेशनलिस्ट की सेंटिमेंट्स जगती है कि हम भी अब भारत के लिए आवाज उठाएंगे, हमको भी एजुकेशन चाहिए, हमको भी मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज के ऊपर चलना है, हमको भी इनका कल्चर फॉलो करना है, पूरे भारत के अंदर हमको रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो इस तरीके से जब इन्होंने ये डिमार्केशन देखा, जब इन्होंने ये डिफरेंशिएशन देखा, तो ये भी भारत के अंदर कॉलोनियल प्रेजेंस को क्रिटिसाइज करने लगे और यहाँ पे रिफॉर्म्स की डिमांड करने लगे और कहने लगे कि हमें भी एजुकेशन चाहिए। दूसरी तरफ आप देखोगे, ये वो समय है जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीक पे था। ये ब्रिटिशर्स भी चाह रहे थे कि इंडियंस एजुकेटेड हो, लेकिन इनकी सारी एजुकेशन इंग्लिश में ही हो, ताकि हमको आसानी से क्लैरिकल पोस्ट पे ये भारतीय सस्ते रूप में मिल जाए। तो वो लोग भी भारत के अंदर और क्या चाहते हैं? एक तो भारत को ऐसा चाहते हैं कि भारतीय लोग भी पढ़ ले ताकि हमको लेबर का एक्सेस मिल जाए, और दूसरा ये चाहते हैं कि भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी प्रमोट हो। ये क्रिश्चियनिटी कब प्रमोट होगी? जब एजुकेशन बढ़ेगा। एजुकेशन बढ़ेगा इसका मतलब वो लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे और क्रिश्चियन धर्म को अपनाना सीखेंगे, मॉडर्निटी को अपनाना सीखेंगे। तो अपने क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए भी ब्रिटिशर्स लोग भी अब भारत में एजुकेशन को स्प्रेड करवाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया थी वो भी यही चाहती थी कि भारत में अब एजुकेशन स्प्रेड हो। मिडिल क्लास बेस किस तरीके से मदद करता है इन सोशल रिफॉर्म्स के अंदर? मिडिल क्लास देखोगे आप सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ब्रिटेन जैसे एरिया के अंदर जाके एजुकेशन लेके आए हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने देखा है कि वहां पे किस तरीके से हर इंसान को राइट्स मिल रहे हैं। ये मिडिल क्लास लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई भी करते हैं और वेस्टर्न एजुकेशन भी करते हैं, और दोनों में डिफरेंस भी समझ रहे हैं। 19th सेंचुरी की जो इंटेलिजेंशिया है वो मिडिल क्लास को जन्म दे देती है, यानी कि एक अलग ही क्लास सोसाइटी के अंदर बनती है,
जिनमें से कुछ लोग वेस्टर्न एजुकेशन को अच्छा मानने लगे और कहते हैं कि हमको वेस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेना चाहिए, यानी कि उनकी तरह हमारे थॉट्स भी मॉडर्न होने चाहिए। हमको अब रिनेसा की जरूरत है, हमको रिफॉर्मेशन की जरूरत है, हमको एनलाइटनमेंट की जरूरत है। अब ये बातें भारतीयों के बीच में होने लगी, जो मिडिल क्लास ही प्रमोट कर रहे हैं। फिर इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया, इस पैराग्राफ के अंदर क्या दे रखा है कि ऐसे कौन कौन से इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थी जिन्होंने सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन करके सोसाइटी में कुछ बदलाव करने की कोशिश की, इस वजह से समाज उनके खिलाफ ज्यादा जाके खड़ा हो जाता है। अब जो ये आइडियोलॉजी उभर के आ रही है, रिफॉर्म्स मूवमेंट की जो आइडियोलॉजी आ रही है, ये 3 चीजों पे आधारित है। एक तो है रैशनैलिज्म। रैशनैलिज्म क्या होता है? सोच समझ का विचार, सोचना समझना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना, जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना। रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, यानी कि रिलीजन सब जगह एक है, हिंदू मुस्लिम के पचड़ों में मत पड़ो। ह्यूमैनिज्म, जो करो आप ह्यूमैनिटी के प्रमोशन के लिए करो। यानी अब जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो इन 3 चीजों पर आधारित है। आप देखोगे जो राजा राम मोहन रॉय है, उनका क्या कहना है कि पूरे यूनिवर्स का एक ही धर्म है। अक्षय कुमार दत्त क्या कहते हैं? केवल रैशनलिज्म ही हमारा परसेप्टर है, रैशनलिज्म ही है जो हमारा परसेप्शन कर सकता है। और सोसाइटी के अंदर, या मैं कहूं नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिना है, सोसाइटी में जितने भी फिनोमिना है, वो प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस है। मतलब अब ये लोग साइंस की तरफ सोचने पे मजबूर हो गए हैं। अलीगढ़ मूवमेंट भी क्या कहती है कि जो इस्लामिक टीचिंग है उसको मॉडर्न एज के नीड की जरूरत है। यानी ये सब लोग जितने भी रिफॉर्मिस्ट थे, ये क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ के वेदास को, हमारे यहाँ की इस्लामिक टीचिंग को, हमारे यहाँ पे हर तरीके के धर्म को अब साइंस से जोड़ा जा रहा है। जैसे अभी तक क्या कहते थे? चाइल्ड मैरिज अच्छी है, छोटी उम्र में शादी कर दो, लड़कियों के लिए अच्छा है। लेकिन अब क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस चीज को साइंस से जोड़ देंगे कि छोटी उम्र में मेडिकल कंडीशंस इस चीज को प्रमोट नहीं करती, या इस चीज को परमिट नहीं करती कि इतनी कम उम्र में कोई महिला विवाह करे। यानी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसा नहीं करेंगे ये अच्छा है बुरा है, वो इसको मेडिकल लाइन से जोड़ देंगे, डॉक्टरी से जोड़ देंगे, साइंस से जोड़ देंगे, जिससे लोगों के बीच में एक बार तो रिजेंटमेंट आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब लोग एजुकेटेड होते हैं, सोसाइटी का रुख बदलता है, तो वो लोग इस बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कौन कौन से इंटेलिजेंशिया थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भी ये कहते थे that the same method of investigation which applies to science should be on the basis which religion must justify itself। मतलब कि साइंस को और रिलीजन को जोड़ के जस्टिफिकेशन निकालना, ये स्वामी विवेकानंद ने बताया। अक्षय कुमार दत्त क्या कह रहे हैं? दैट मेडिकल ओपिनियन ले आए ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चाइल्ड मैरिज अच्छी बुरी छोड़ो, मेडिकल इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है, साइंस इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है, तो इसलिए ये गलत है। यानी अपने वेदास को, अपने धर्मों को लॉजिक्स से जोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे राजा राम मोहन राय वैसे तो रैशनलिस्ट थे, राजा राम मोहन रॉय रैशनलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने वेदास को इनफैलिबल माना है। इनफैलिबल क्या होता है? यानी वेद कभी गलत हो ही नहीं सकते, वेदों के अनुसार चलो। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वेद भी साइंस पर आधारित है। आप देखोगे सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी चारों वेद हैं, ये साइंस पे, लॉजिकल रीजनिंग पे आधारित है, रैशनैलिटी पे आधारित है। बेवजह कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है? तो राजा राम मोहन रॉय भी वेदास को, धर्म को साइंस से जोड़ के लोगों में स्प्रेड करने की कोशिश करते। और कौन कौन से ऐसे लोग थे जो सोसाइटी में रिफॉर्म चाह रहे हैं? ये ऐसा कह रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय कंसीडर्ड डिफरेंट रिलीजन एज नेशनल एम्बॉडीमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल थीज्म। ये यूनिवर्सैलिटी की बात करते हैं, यानी कि सबका परमात्मा केवल एक ही है। सारे रिलीजन मोनोथिज्म की बातें करो। मोनोथिज्म क्या होता है? यानी वेदों को ही मानो, एक ही भगवान को पूजो, और वो है वेद। अलग अलग धर्मों के पीछे मत भागो। सर सैयद अहमद खान ये कहते हैं कि जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी भगवान के संदेशवाहक मैसेंजर हैं, सबका दीन एक है। दीन क्या होता है? फेथ। सबका फेथ, सबका बिलीफ, सबका विश्वास एक ही है, तो सबको अलग अलग प्रॉफिट्स कंसीडर मत करो। यानी ये लोग पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म की बातें करने लगे, पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म की बातें करने लगे। इस चैप्टर में सिर्फ इतनी सी बात बताई हुई है कि किस तरीके से बदलाव आता है।
जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो अपना 9th चैप्टर है, उसमें बताया हुआ है क्या क्या बदलाव आता है, मतलब वो सब फैक्चुअल डिटेल है, ये सब सब्जेक्टिव सी बातें हैं, ठीक है, जो आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगी कि क्या क्या सोसाइटी के अंदर चल रहा है। अब लोग ह्यूमैनिटेरियनिज्म की बातें करते हैं, मोरालिटी की बातें करने लगे धीरे धीरे कुछ इंटेलिजेंशिया। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी मूवमेंट्स आएंगी वो ह्यूमैनिस्ट एस्पेक्ट रखे तो ज्यादा अच्छा है, यानी जितना भी काम करो मानवतावाद के लिए, धर्म को छोड़ दो, सुपरस्टिशंस को छोड़ दो, साइंस को अपनाओ, रैशनैलिटी को अपनाओ, ठीक है। और जो ये पृष्ठ लोग डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को रिलीजियस प्रैक्टिस में, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रीजंस को, ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है। ये बातें अब सोसाइटी के अंदर होने लगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, यानी अब लोगों के अंदर भूख है शिक्षा की कि हमें भी वेस्टर्न कल्चर अपनाना है, हमें भी वेस्टर्न कल्चर जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन लेनी है, हमें भी इंग्लिश में पढ़ाई करनी। जबकि आप देखोगे जितने भी ये रिफॉर्मिस्ट हैं, ये ऐसा नहीं कहते भारत का कल्चर गंदा है, ये ऐसा कह रहे हैं कि भारत के कल्चर में रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये भी रिफॉर्म्स हमारी सोसाइटी के ही अकॉर्डिंग होंगे, हम वेस्टर्न कल्चर को एकदम से अपना नहीं लेंगे। आप आगे देखोगे 3 तरीके के क्लास उभर के आती है, एक को कहते हैं रिफॉर्मिस्ट, एक को कहते हैं रिवाइवलिस्ट, रिवाइव करते हैं जो रिवाइवलिस्ट, और एक को कहेंगे हम रेडिकलिस्ट, ठीक है, जो रेडिकल है, एकदम रातों रात बदलाव चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। तो 3 तरीके के लोग आगे आएंगे, फिर राजा राम मोहन रॉय होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे, और भी बहुत सारे इंटेलिजेंशिया होंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, 9 चैप्टर में। अभी 8वें चैप्टर का पहला पार्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, अब सेकंड पार्ट में 8 चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है, यूपीएससी विद पायल गुप्ता टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग को ज्वाइन कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हूँ, क्योंकि ऑफलाइन भी होती है मेरी क्लासेस, ऑनलाइन भी होती है, और फिर साथ में मेरी भी बहुत सारी पढ़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगी मैं आपका ये कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी, और भी बहुत सारे कोर्सेज हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।